बहुत बड़ा है वैसे तो। सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले यहां से कहानी शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात आता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी दुनिया में, ठीक है ना। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था सबका। अभी तक तुमने जितना भी मैकेनिक्स पढ़ा होगा सब में हम लोग mg लगाते हैं, F=ma अप्लाई करते हैं ना। उसमें हमने जितने भी बॉडीज हैं उनको पॉइंट मास माना है। एक तरह से इमेजिन करके सोचो, हमने क्या माना है, पॉइंट मास मान के हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। mg लगा देते हैं, किसी एक पॉइंट पे लगा देते हैं mg, F=ma फोर्स लगा देते हैं, किसी एक पॉइंट पे लगा देते हैं, है कि नहीं। तो अभी तक आपने जितना भी कहानी पढ़ा है सारा का सारा पॉइंट मास के लिए आपने पढ़ा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। होता है क्या सब पॉइंट मास है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक बॉडी की बात करते हैं तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। जैसे इसका बॉडी देख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर से नीचे तक, एकदम अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल, है कि नहीं। तो ऐसे ही होता है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। किसी भी बॉडी की बात करें तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जब वो बॉडी मोशन कर रहा है तो क्या ये जरूरी है कि उसके हर पार्ट का स्पीड या वेलोसिटी सेम हो? ऐसा हो सकता है क्या? अगर ये बंदा चल रहा है रोड पे तो इसके हर एक पार्ट का स्पीड सेम हो, ऐसा होता है क्या? इसका पैर किसी और स्पीड से चल रहा है, सर तो पीछे आ रहा है, पेट पहले आगे जा रहा है इसका, ठीक है। तो सेम कहानी होता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल तुम सोच भी सकते हो। जैसे कोई मान लो कोई पहिया है, व्हील है, किसी गाड़ी का टायर है, ऐसे लेट अस अज्यूम ये गाड़ी किसी गाड़ी का टायर है, ठीक है। इसके अंदर पार्ट पे तुम बल्ब लगा दो। क्या लगा दो? बल्ब लगा दो बहुत सारे। साइकिल में कभी ट्राई करना, साइकिल में कभी लगा भी होता है, तुमने देखा होगा। अब जब ये पहिया आगे जाए, मान लो कि बल्ब जल रहा है, जब ये पहिया आगे जाएगा ना, इधर की तरफ जब मूव करेगा तो तुमको क्या फील होगा जानते हो? ये बल्ब अगर जल रहा है तो ऊपर वाला जो है बल्ब वो तुमको ब्लर दिखाई देगा और नीचे वाला बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। ऐसा कभी फील किया है तुमने? किया तो नहीं होगा, चलो अभी फील करो। ये वाला चीज जो होता है ना बहुत ज्यादा ब्लर दिखाई देता है और ये वाला बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। ऐसा होता क्यों है? ऊपर वाला ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इनका स्पीड बहुत ज्यादा है, हम इनको देख ही नहीं पा रहे। समझ रहे हो? इनका स्पीड इनके कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। ये आप रोटेशन में पढ़ोगे भी, उसके ऊपर पूरा एक कहानी है इस चैप्टर के ऊपर कि ऊपर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनका स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है, और नीचे वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनका स्पीड क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ वाले जो बल्ब है वो बहुत ज्यादा ब्राइट फील होते हैं, लेकिन ऊपर वाला बहुत ज्यादा ब्लर फील होने लग जाएगा। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि इस बॉडी का जो डिफरेंट डिफरेंट मास है अलग अलग जगह पे, उनका स्पीड क्या है? अलग अलग है। तो फिर हम कैलकुलेशन कैसे कैसे किया जाए? सबके लिए अलग अलग इक्वेशन तो हम नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर पिक्चर में आता है कि अच्छा एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जिसके अबाउट कैलकुलेशन किया जा सके, जो कि सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तब कहानी में आता है कौन? सेंटर ऑफ मास। कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारा कहानी देख लो यार, इसी का स्पीड देख लो, इसी पे फोर्स लगा लो, जो कर रहे हैं इसी के साथ कर लो, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रहा है? और एक छोटा सा चीज ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे कोई भी स्टेट होता है, मान लो ये अपना आसाम स्टेट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन का, हेल्थ का, इन्वायरमेंट का, है कि नहीं। बहुत सारे दुनिया भर के मिनिस्टर हर जगह भरे हुए हैं हालांकि मैक्सिमम तो ईमानदार दाई है फिर भी बहुत सारे होते हैं। तो किसी को कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ पूछना है, तो सबसे बारी बारी से थोड़ी ना पूछेगा। उसके लिए एक बंदा है, कौन? चीफ मिनिस्टर। कौन है? चीफ मिनिस्टर। जाके तुम इससे बात करो, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। तो सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल वैसा ही, देखो सीएम लिखा भी है तो सेंटर ऑफ मास भी कुछ वैसा ही रोल प्ले करता है कि हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। जितने भी मासेस हैं, जितने भी अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, ठीक है। तो अगर एक लाइन में इसका डेफिनेशन दिया जाए सेंटर ऑफ मास का, तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ बॉडी, ठीक है। या फिर किसी बॉडी के हर एक पार्ट के मोशन को ये कैरेक्टराइज करेगा, ये पॉइंट। बात समझ में आई? लिख लो एक लाइन, लिखना चाहो तो लिखो, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, center of mass is a point which characterize the motion of whole body. Center of mass is a point which characterize the motion of whole body, which characterize the motion of whole body, which characterize the motion of whole body. लिख लिया? अब सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी हमें क्या करना है? सेंटर ऑफ मास
निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले दो सेगमेंट में हम इसको पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग अलग हैं जिनको बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है। जैसे तुम लोग को अगर एक M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे मान लिया जाए और तुमको बोला जाए बताओ पूरे क्लास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया एक रिजिड बॉडी जिसको हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जैसे रिंग आ जाए, डिस्क आ जाए, स्फेयर आ जाए, समझ रहे हो, इनका उसमें इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते हैं हम। तो दूसरा वो है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पहला है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो दो तरह की बातें करनी है हमको। पहला है डिस्क्रीट मास सिस्टम या फिर पार्टिकल मास सिस्टम भी बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, बहुत सारे मासेस दिए होंगे आपको, M1 M2 M3 M4 ऐसे होंगे बहुत सारे, इनका एक सिस्टम है ये, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट मास पार्टिकल्स का। इनका हमको सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर रहा है वो हमको निकालना है, ठीक। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कोई बॉडी है, बॉडी जैसे आप बोल सकते हो कोई डिस्क है, ये हो गया, कोई रिंग है, ये रिंग हो गया, ये डिस्क हो गया, या फिर कोई स्फेयर आ गया, हॉलो स्फेयर हो सकता है, सॉलिड स्फेयर हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, सॉलिड स्फेयर हो गया, ठीक है। इन सब का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो दो स्टेप में हम कहानी को पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, उसके बाद कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। कुछ बनाना चाहो बोर्ड से तो बना लो, बाकी हम कहानी बढ़ाते हैं आगे। साजिद खान, कल पार्टी। मेन्यू क्या है, भेजा नहीं अभी तक, मैसेज करना तो आज मेन्यू। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया, बहुत सिंपल है, तुमको समझ में भी आएगा। जैसे मान लो कि ये ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया हमने। 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर लेते हैं, और ये है अपना ओरिजिन 0 0 0, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे मासेस मान लो बिखरे पड़े हैं, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4, ऐसे। थोड़ा सा वेक्टर के पास चलते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट मान लो थोड़ी देर के लिए, पॉइंट है ये भी पॉइंट है, पॉइंट मास है ये सारे। इन सबको मान लो बहुत सारे बिखरे पड़े हैं। तुमने पढ़ा होगा वेक्टर में, इनको ओरिजिन से मिला दें, व्हाट इज दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M1, सही बात है। यहां से इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 बोल देता हूं इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M2। सिमिलरली ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M3 एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M4, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इनका कहीं पे लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूं भाई, RCM मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि जो RCM होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, M1 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर R1 प्लस M2 इंटू इनका पोजीशन वेक्टर R2 प्लस M3 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर R3 प्लस डॉट 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 जितने भी मासेस हैं डिवाइडेड बाई इनका मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 जो भी है। अगर इसको समेशन के फॉर्म में आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो RCM इक्वल टू सिग्मा ऑफ, यानी कि समेशन ऑफ MI जितने भी मासेस हैं डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MI। ये कहानी। अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो थोड़ा सा अगर इसको मैथमेटिक्स की तरफ लेके चलूं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में समझते हो, अगर मान लो इस सेंटर ऑफ मास का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, सपोज XYZ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, ए बोर्ड पे देखो, ये ओरिजिन है बच्चों 0 0 0, ठीक। यहां पे मास M1 था, इसका मान लो पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं मैं X1 Y1 Z1। यहां मास M2 था, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं X2 Y2 Z2। जब कोऑर्डिनेट बोलते हैं तो इनका X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट, Z कोऑर्डिनेट आता है। जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो ये वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो R1 का वैल्यू क्या होगा,
x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप प्लस z1 माइनस 0 k कैप, ये तो पता है ना। x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, इसका पोजीशन वेक्टर होता है। सिमिलरली इसका पोजीशन वेक्टर होता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सिमिलरली तीसरा कोई मास है m3, जितना भी है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3, लेट अस अज्यूम अपना सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे लाई कर रहा है और इसका पोजीशन मान लेता हूं मैं xyz। तो मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, यानी कि x ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लिखूंगा मैं लिखने वाला हूं बच्चों m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आ गया x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है ycm, तो ये हो गया m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने भी मासेस हैं। और सिमिलरली अगर z कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ जाए कभी, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां से हम सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और ये जो तुमने आरसीएम लिखा था, ये आरसीएम बेसिकली ये क्या है? अगर तुमको बोलता है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या लिख सकते थे इसको? xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप। तो या तो तुम यहां से निकालो इसका यूज करके, पहले x निकालो, y निकालो, z निकालो, या तो डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में अगर यूज करना चाहो तो इसका यूज कर लो। बात समझ आ रही है? नोट करो पहले इसको। आज घर जाएगा डॉक्टर? कहाँ है घर तुम्हारा? टांगला, उदालगुड़ी। उदालगुड़ी या टांगला, दोनों अलग अलग है। हाँ, तो टांगला उसके अंदर का एक जगह है ना। मैं गया था कुछ दिन पहले वहाँ। नगर पारा बोल के कोई जगह है क्या? नगर पारा या नहर पारा कुछ, तुझे क्या ही पता है फिर। बांग्लादेश से आया क्या? नोट करो, नोट करो। आज 30 तारीख है ना, खत्म हो गया ये साल भाई फाइनली। ऐसे कुछ नया तो होने वाला है नहीं। कैलेंडर बदल रहा है बस। कोरोना का ना सुना है, और हर कंट्री से अलग अलग आता है। कल पढ़ रहा था कहीं पे लिखा था कि सब कंट्री अपना अपना कोरोना दे रहा है, अभी वर्ल्ड वार होगा। वर्ल्ड वार में वर्ल्ड कप होगा सबके बीच में, सब लोग अपना अपना तैयार कर रहे हैं। तबाह कर दिया जिंदगी कोरोना ने। कितना हरामी है चाइना, देखो वर्ल्ड को परेशान करके खुद आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहे सब। जैसा हरामी कंट्री कहीं नहीं मिलेगा। हमें पीछे तुम पहली बार आए क्या आज क्लास? कल भी आया था। कल मैं नहीं आया था। हाँ, मतलब यही 1-2 दिन से आना शुरू किया था। इसके पहले ऑनलाइन कर रहा था।
गुवाहाटी से बाहर से कहाँ? बरपेटा। चलो चलो सवाल लिखो, हो गया। हाँ जी, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा। मैं इसको दोनों तरह से आपको करके दिखाता हूं। ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, यहां पे एक मास रखा हुआ है m, जिसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 है, ये तो ओरिजिन है अपना। और यहां से 6 मीटर पे एक दूसरा मास रखा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर 2m, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 0 0 0। ऑब्वियसली आपको इन दो मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां पे होगा। देखो, एक तो फील कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक चीज तो फील कर लो कि अच्छा दो ही अगर है, 2 है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, अगर दो ही है तो ये तो तय है इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे कहीं लाई करेगा क्या? नहीं। फील करने वाली बात है कि अगर दो मास पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास इनको ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। अगर दोनों इक्वल होता तो मैं ये भी बोल देता कि बीच में लाई करेगा, है ना। अगर यहां भी m होता और यहां भी m होता तो मैं बोल देता 3 मीटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक। लेकिन अभी कहां लाई करेगा, निकालते हैं। चलिए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता, पहले मैं इसकी बात करता हूं, आरसीएम की बात कर लेता हूं। ये पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाता हूं, m1 r1, ठीक। m1 हो गया m इंटू r1, चलो लिख देता हूं फिलहाल, प्लस m2 हो गया 2m इंटू इसका पोजीशन वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि m प्लस 2m। सही लिखा है मैंने? अच्छा, m इंटू, चलो पोजीशन वेक्टर ऑफ इसका बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता? 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं समझ आने के लिए तुमको। 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, प्लस 2m इंटू r2, इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला क्या, 6 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, यानी कि 6 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये आता डिवाइडेड बाई नीचे 3m दिख रहा है सर, 3m आ गया नीचे, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां बचा 2m इंटू 6 i कैप, बाकी सब 0 0 है, डिवाइडेड बाई 3m, m ने m को मारा, कितना आ गया 3 से गया 2, कितना 4 i कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 i कैप। इसमें j और k तो है नहीं, ये तो पक्का है कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और यहां से कितने डिस्टेंस पे 4 मीटर पे, यानी कि दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से 4 यूनिट इधर। बात समझ आई सबको? इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या बोल दोगे, 4 0 0। अब पोजीशन वेक्टर के चक्कर से बचना चाहते हो तो चले जाओ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड की तरफ। हमें पता है वाई और जेड तो सर नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा वाई और जेड, तो डायरेक्ट एक्ससीएम, हमें पता है सिर्फ यही आएगा सर। हमें पता है एक्ससीएम लिखना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 x1, m1 हो गया m, x1 कितना है 0, x कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस m2 कितना है 2m इंटू x2, x कोऑर्डिनेट कितना है 6, डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। बताओ आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? 3m गया, 4 आ रहा है क्या? यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 4 आ गया। y और z निकाल के देखो, कोई फायदा नहीं है, 0 0 आ रहा है, देख रहे हैं? अगर y CM निकालोगे तब भी 0 आएगा और z CM निकालोगे तब भी 0 आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा सर वो 4, 0, 0। यानी कि इन दोनों पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 4 0 0, और अगर पोजीशन वेक्टर बोले तो 4 i कैप। बात समझ आ रही है सबको? मैथमेटिक्स वाले सेक्शन फॉर्मूला जैसा है ये, है ना? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, वही चीज है। सेक्शन फॉर्मूला तुम लोग को भी आता होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा। एक पॉइंट लाइन दो पॉइंट को डिवाइड कर दे m/n के रेशियो में, नहीं वैसा ही नहीं है ये, वैसा ही है। चलो अगला सवाल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल प्लेन है। यहां पे एक मास रखा हुआ है ओरिजिन पे
m, एक मास रखा हुआ है 2m, यहां पे कहीं 2m, और एक रखा हुआ है इधर कहीं m, और तीनों को मिलाने के बाद बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ कितना है, a है। ठीक है, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली ए के टर्म में आएगा। तो सबसे पहले तुम तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, पहला काम तो ये करो। दो का तो कोऑर्डिनेट दिख ही रहा है ना, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ बच्चों वाला। सब लोग घर जा रहे हो ना न्यू ईयर पे? सब, कुछ लोग तो घर में ही रहते हैं। कितना बोलो बच्चे, कोऑर्डिनेट बोलो। a/2 नहीं, x कोऑर्डिनेट कितना सेंटर ऑफ मास का, यही बता दो पहले। x कोऑर्डिनेट a/2 सही है। y कोऑर्डिनेट अच्छा पहले भी बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या a 0 0। अच्छा इसको कैसे निकालें सर इसका कोऑर्डिनेट? यहां से ऐसे देख लो ना, परपेंडिकुलर डाल लो, यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होता 60 डिग्री, तो ये a cos 60 नहीं हो जाता और ये a sin 60 नहीं हो जाता? अरे दिख रहा है? नहीं तो sin 60 लगा लो यार, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है कर लो। एक हाँ ये तो a/2 होगा, a cos 60, cos 60 हाफ होता है, तो ये वाला हो गया a cos 60। चलो मैं लिख देता हूं a cos 60 मतलब a/2 हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना a sin 60, कितना a sin 60, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो क्या इसका वैल्यू a √3/2 हो गया? तो देखो ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया a/2, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया a √3/, और z कोऑर्डिनेट तो कितना होगा, xy प्लेन में है तो z कोऑर्डिनेट का तो बात ही नहीं आ रहा है, z कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 0। सही है। अब चलिए कोऑर्डिनेट तीनों का पता है तो बहुत सिंपल सर, हमने लिखा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने फॉर्मूला पढ़ा है सर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, 3 है तो 3 ले लिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 तो m है और इसका x कोऑर्डिनेट देखो 0 है, प्लस m2 के जगह पे 2m आ गया, x कोऑर्डिनेट इसका a है सर, प्लस m3 के जगह पे m आ गया और इसका x कोऑर्डिनेट a/2 है, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस m। क्या मैं सही लिख रहा हूं? कितना आ गया बोलो? ऊपर आ गया 2ma प्लस ma/2, कितना ma कॉमन आ गया, 2 प्लस 1/2 कितना होता है 5/2, तो ma इंटू 5/2 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया कितना 4m, m ने m को मार दिया, कितना दिख रहा है 5a/8 दिख रहा है क्या सबको? 5a/8, ध्यान से देख लो, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोमा मत चले जाना तुम लोग। चली गई? अच्छा हो गया, मुझे लगा चले गए सर। ये आ गया 5a/8। आ जाओ y कोऑर्डिनेट के पास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1y1, मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख दूं, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आइए m1 के जगह पे सर m है,
और इसका y कोऑर्डिनेट सर 0 है, प्लस m2 के जगह पे सर 2m है और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m3 के जगह पे कितना है, m है और उसका y कोऑर्डिनेट a√3/2 है कि नहीं, डिवाइडेड बाय अगेन m प्लस 2m प्लस m। सही है क्या? देख लो ध्यान से, कुछ दिक्कत हो तो बता दो। ऊपर तो सब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया सर, ऊपर बचा m a इंटू √3/2 और नीचे सर फिर से 4m, m ने m को मार दिया, कितना दिख रहा है, सॉरी m ने m को मारा नॉट a को तो √3a/8, ठीक। अच्छा क्या मैं z कोऑर्डिनेट 0 बोल दूं? क्यों 0 बोलोगे सर? क्योंकि तीनों का z कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 खत्म हो जाएगा कहानी। तो कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट? हाँ जी 5a/8 √3a/8 एंड 0, दिस इज आंसर। हाँ नहीं लिखने से भी होगा, लिख दो तो बढ़िया है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपसे क्या पूछवा रहे हो, कौन सा कोऑर्डिनेट। हो गया सबका? नेक्स्ट बात करते हैं टू पार्टिकल सिस्टम की। टू पार्टिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बनते हैं इसके ऊपर। टू पार्टिकल मास सिस्टम, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। किसी का छूट जाए तो बता देना, मतलब छूटने के पहले। पिकनिक विकनिक मनाने नहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? सब चीज मेरे ऊपर डाल देता है, ये नहीं बोलता है सर हम चल रहे हैं आपको लेके, कभी ऐसा ही बोला करो। हाँ आप लेके जाओ, बाद में तुम लेके जाएगा। कब लेके जाएगा? जॉब लगेगा तब। पिकनिक जाना है कि मतलब ताज होटल में लेके जा रहा है तू मुझे? हाँ जी चलिए। अरे मतलब पिकनिक फ्री में नहीं ले जाना है, मेरा कंट्रीब्यूशन मैं दे दूंगा, ऐसे कैसे लाइबिलिटी बन के थोड़ी जाऊंगा मैं। अच्छा फ्री में लेके जाएगा, तो मैं फ्री में लेके जाऊं इतनों को और तू फ्री में लेके जाएगा मुझे, वाह। चलिए भाई, मान लो कि एक मास है m1 और एक दूसरा है m2 और दोनों सेपरेटेड है, कुछ डिस्टेंस दोनों के बीच का है, कितना मान लेते हैं हम d, ठीक। सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, किसी एक को ओरिजिन मान लेता हूं। लेट अस अज्यूम ये y एक्सिस और इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इधर कहीं z एक्सिस है, मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं। इसको ओरिजिन मान के मैं इनका सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, उसके बाद कुछ डिस्कस करता हूं जो बताना है आपको। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना d0, x एक्सिस के अलोंग लिया है तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट d और बाकी दोनों तो 0 है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं है, सेंटर ऑफ मास, हाँ जी, तो हम क्या लिखें? x कोऑर्डिनेट ही सिर्फ आएगा, x कोऑर्डिनेट m1 x1 यानी कि m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ध्यान से देखो तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमें मिला, क्या वो m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मिला? ये डिस्टेंस कहां से, यहां से या यहां से? ऑब्वियसली अभी हम ओरिजिन से सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस मिला ओरिजिन से, यानी कि अगर मैं इसको x1 बोल दूं, यहां से ये डिस्टेंस को अगर मैं x1 नाम दे दूं, बोर्ड पे देखो सब लोग, छापने में बिजी मत रहो, और इस डिस्टेंस को अगर मैं x2 नाम दे दूं, x2 नाम, तो मुझे x1 मिला या x2 मिला? x1 मिला। x1 का वैल्यू आ गया कितना, m2d डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2। तो जरा बताओ x2 कितना आता? क्या x2 का वैल्यू हो जाता d माइनस x1? x1 प्लस x2 d के बराबर है, तो d x2 का वैल्यू आ जाता d माइनस x1। फील करके देखो, d माइनस x1, x1 का वैल्यू था सर m2 d डिवाइडेड बाई m1 प्लस, जरा एलसीएम वेलसीएम लो, देखो x2 क्या मिल रहा है, नीचे आ गया m1 प्लस m2 और इधर एलसीएम लेने के बाद सर आ जाता है m1d प्लस m2d माइनस m2d। तो क्या m2d सही हो जाता और x2 का वैल्यू कितना आ जाता? m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दोनों रिजल्ट को देखो सिमेट्रिकल है, फील करो, d बाई m1 प्लस m2 तो दोनों में है। जब m1 से डिस्टेंस लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का तो उसमें m2 आ रहा है, और जब m2 से डिस्टेंस लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का तो उसमें कौन आ रहा है ऊपर? m1 आ रहा है। तो इस बात को एकदम दिमाग में फिक्स कर लो कि दो पार्टिकल मास सिस्टम, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी हो, फॉर्मूले में d बाई m1 प्लस m2 तो आएगा ही, d हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। जब m1 से डिस्टेंस लिखना है तो उसमें m2 आएगा ऊपर, और जब m2 से डिस्टेंस लिखना है तो उसमें m1 आएगा, यानी कि अपोजिट आता है। ठीक है, इसके साथ वो आएगा, उसके साथ ये आएगा। ठीक है बात? अच्छा एक बात और फील करो, फिर से वापस आ जाओ कहानी पे। ये m1, ये m2, बोर्ड पे देखते रहना, इनके बीच का सेपरेशन है d। हमने यहां कहीं माना था सेंटर ऑफ मास को, ये है x1 और ये है x2। हमने x1 x2 का वैल्यू निकाल लिया ना? ओके, अब इस x1 में देखो, अगर m2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, फील करना, x1 में अगर m1 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं और x2 में अगर m2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, क्या दोनों बराबर हो गया? फील आ रहा है? अगर x1 का वैल्यू कितना था? x1 का वैल्यू था m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं m1, और जो x2 का वैल्यू था वो था मेरा m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं m2। तो ध्यान से देखो, क्या दोनों इक्वल हो गया? यानी कि मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि x1 में जब मैंने m1 का मल्टीप्लीकेशन किया, यानी कि m1 इंटू x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इससे बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे एक एक लाइन में, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, यानी कि सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ये जो मास है तुम्हारा, इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई m1, ये मास मस्ट बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दिस मास, यानी कि m1 इंटू x1 मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू x2। नोट करो पहले यहां तक। x1 सिर्फ यही है, उसमें मैंने m1 का मल्टीप्लाई किया है, दिस इज x2, इसमें मैंने m2 का प्रोडक्ट किया है, तो हमने देखा दोनों बराबर हो गया, यानी कि m1 x1 इक्वल टू m2 x2। यानी कि कुल मिला के कहानी तो बस इतनी है कि सेंटर ऑफ मास से किसी भी मास का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई वो मास इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से दूसरे मास का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई वो मास। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले x1 और x2 कैसे निकलेगा। x1 निकालने के लिए m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और x2 निकालने के लिए m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और दूसरा चीज याद रखना है m1 x1 इक्वल टू m2 x2। हो गया, सबका हो गया देवियों।
चलिए फिर से बोल रहा हूं, दिमाग में फिक्स कर लो एकदम कुछ बातें, इस पे सवाल खूब आते हैं, खूब मतलब खूब। फिर से बता देता हूं चलो एक बार, जिसको कोई कंफ्यूजन हो। M1 M2 इनके बीच का सेपरेशन है D, यहां इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये डिस्टेंस x1 ये डिस्टेंस x2, तो सबसे पहला चीज तो ख्याल रखना है कि x1 प्लस x2 तो D के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा x1 का फॉर्मूला बोलो एक बार फिर से, M2 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और x2 का फॉर्मूला M1 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दूसरी बात, और तीसरी बात, M1 इंटू x1 मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू, बस इतनी सी कहानी है। अब देखो इस पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा एक बात और यहां से समझ में आती है क्या, जैसे ही मैंने लिखा M1 x1 इक्वल टू M2 x2, देखो M1 x1 इक्वल टू x2 M2 x2, अगर x2 को इधर ले आऊं M1 को उधर भेज दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं x1 बाई x2 इक्वल टू M2 बाई M1, यानी कि इनके बीच के जो डिस्टेंस का रेशियो है वो मास का उल्टा है। देख रहे हो, जब मैं x1 बाई x2 लिख रहा हूं तो उल्टा आ रहा है, M2 बाई M1 आ रहा है। यानी कि ये भी तो बोला जा सकता है कि x जो होता है, x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है कि नहीं। जो जितना भारी होगा क्या उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस उतना ही ज्यादा कम होगा? मास जितना ही ज्यादा x का वैल्यू उतना ही कम। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो जितना भारी है सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा पास लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उससे बहुत ज्यादा क्लोज होगा, और जो जितना हल्का है उससे सेंटर ऑफ मास उतना ही ज्यादा दूर होगा। याद करो डबल स्टार सिस्टम पढ़ाया था, याद है? सूरज, अर्थ, सन और अर्थ के बारे में बोला था कि दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। अगर इधर सन है इधर अर्थ है तो दोनों अपने लॉजिकली अगर होना यही चाहिए था कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहिए था दोनों को। लेकिन होता क्या है कि सन इतना ज्यादा हैवी है, और जो अगर इसका मास जो है अर्थ के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो क्या सेंटर ऑफ मास इसके पास लाई करेगा? एक्चुअली उसके अंदर लाई कर जाता है सेंटर ऑफ मास। तो ये घूम तो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बट पता नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि अर्थ ही इसके चारों ओर घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है कहानी? तो जिसका मास जितना ज्यादा सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा उतना क्लोज होता है, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो नीचे नोट डाल के बात लिखी लो, वरना फ्यूचर में कहीं भूल जाओ। पहले इसको लिख लो, फिर नीचे नोट डाल के लिख लो ये लाइन पहले। लिखो, सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द हेवियर मास। सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द हेवियर मास। नियर द हेवियर मास। और दूसरा चीज एक और, कि अगर दो मास पार्टिकल सिस्टम है तो इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा इनको ज्वाइन करने वाले लाइन में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, यानी कि इधर उधर कहीं लाई कर जाएगा, ठीक है। ये लाइन भी लिख लो सेकंड पॉइंट में। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। किसका फोन वाइब्रेट कर रहा है भाई? है डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या वाइब्रेशन है, शाबाश। घर में लगता है कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। इतना समझाने के बाद भी फोन बजे जा रहा है। कितना बजे का टाइम दिया है? हाँ 2 बजे का। 2 बजे तो नहीं पहुंच पाएगा तुम, इम्पॉसिबल है। 12:30 तक यहाँ क्लास चलेगा। यहाँ
2 बजे यहाँ से निकलना है। अच्छा, तो मिलन शाम को होगा। ओके, चलो, उसका पर्सनल लाइफ है, तुम लोग हंसो मत। अच्छा, अगर दोनों मास इक्वल हो गया तो भाई, दोनों मास अगर इक्वल हो गया, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे x1 है और ये डिस्टेंस x2 है। हमने पढ़ाया आपको क्या कि x1 बाई x2 क्या m2 बाई m1 के बराबर होता है, यानी कि m बाई m कितना 1, यानी कि x1 इक्वल टू, यानी कि इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। अगर ऐसा सवाल होता कि ये मान लो m है और ये सपोज 3m है और इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, तो क्या करें हम, एक तो तय है कि इसके पास लाई करेगा ज्यादा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो इधर कहीं मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास को, और इसको अगर x1 बोल दूं और इसको अगर x2 बोल दूं मैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं x1 बाई x2 इक्वल टू वट, 3m डिवाइडेड बाई m, उल्टा होता है 3m बाई m, कितना आ गया रेशियो 3:1, दिख रहा है। यानी कि x1 का जो वैल्यू होगा क्या वो 3x2 के बराबर होगा, या फिर यूं बोल दो x1:x2 कितना आया 3:1, यानी कि अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा 1 होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन ज्वाइनिंग को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा इंटरनली। बात समझ में आ रही है। बोरो परिवार कहाँ गया दोनों, बोरो फैमिली, तुलसी बोरो और क्या नाम था एक का, जिंदा, लगता है वो एक दिन पहले भाग गया। तुलसी है क्या ऑनलाइन, नो रिस्पॉन्स। अरे ऑनलाइन कोई है कि नहीं, हेलो, है कुछ लोग है। तुलसी है क्या, तुलसी तो नहीं, अच्छा सुबह को था तुलसी, कोई नहीं, लगता है बेचारा चला गया घर, वो भी टाइम देके रखा होगा ना, नया साल। चलो जी, मान लो कुछ ऐसा है, बिल्कुल घर जैसा है, ये 2m, ये भी ले लो m, एक स्क्वायर है बेसिकली, ये ले लो m, और यहां पे इस वाले कॉर्नर पे ले लो 2m, और स्क्वायर का साइड ले लो आप, कितना ले लोगे, कुछ ले लो, a ले लो, हाँ जी, इसको ओरिजिन मान लो आप, इसको y एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लो, बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। देखो, इसको निकालने के एक और आसान तरीके हैं, जानते हो क्या, कंबाइन करते जाओ, अगर सिमेट्रिकल है ना तो कंबाइन करते चले जाओ, दो का देख के चले जाओ। जैसे इन दोनों को एक साथ देखो, m और m, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे, क्या बीच में लाई करेगा, क्या यहां से a/2 पे, यहां पे कहीं, और यहां पे तुम मान लो 2m, इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट यहां पे एक ले लो, क्या 2m, यहां पे गंदा नहीं करता हूं डायग्राम में, नीचे बना लेता हूं। हाँ जी, तो कहानी कुछ ऐसा मान रहा हूं मैं, ध्यान देना बोर्ड पे सब लोग, इसका और इसका, इन दोनों के बदले में क्या एक मास यहां पे कंसीडर कर लूं, कितने का 2m का, कितने का 2m का, कितने डिस्टेंस पे, क्या आधे पे लाई करता a/2 पे, ये कहानी। और क्या इन दोनों के लिए 2m और 2m के बदले बीच में एक 4m ले लूं, तो 2m और 2m के बदले बीच में यहां पे एक ले लिया मैंने 4m, एकदम मिडिल में। तो अब अपने पास ये दोनों को देखो, अब बाकी चारों को भूल जाओ, अब अपने पास ये दो मास सिस्टम है 2m और 4m, क्या इनका मैं निकाल सकता हूं, अभी बीच में मत कर देना, क्या बीच में लाई करेगा, कहानी बदल गया। अभी मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, यहां पे है, और यहां से इसका डिस्टेंस, इसको अगर y1 बोल दूं, y1, और इसको बोल देता हूं मैं y2, क्या बोल दूं इसको y2, तो क्या लगाऊं भाई कॉन्सेप्ट, रेशियो निकालो या फिर एग्जैक्ट y1 y2 का वैल्यू निकाल लो। इस बार तो कोऑर्डिनेट निकालना है अपने को, क्या निकालना है
कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो y1 y2 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालें? हम जानते हैं सबसे पहली बात तो ये कि y1 प्लस y2 किसके इक्वल होगा? अरे किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि m1 इंटू y1 मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू y2। m1 के जगह पे हमने लिखा है 2m इंटू y1, तो y1 है, इक्वल टू m2 के जगह पे कौन है? 4m, और y2 है। सही है बात? अब क्या करें भाई, यहां से देखो ध्यान से, तो m से m उड़ गया और 2 से ये भी गया, 2 से गया 2, तो मैं क्या लिख दूं? y1 इक्वल टू 2y2, और ये y1 का वैल्यू यहां पे डाल देता हूं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं, तो y1 के जगह पे रख दिया 2y2, तो 2y2 प्लस y2 इक्वल टू a, यानी कि 3y2 इक्वल टू y2 कितना आ गया? a बाई 3। y2 का वैल्यू आ गया भाई a बाई 3, तो y1 कितना? क्या a माइनस a बाई 3 कितना? 2a बाई 3। ये ले लो सर, y1 y2 निकल गया। अब बताओ उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है सेंटर ऑफ मास का? x कोऑर्डिनेट तो क्या a बाई 2 होता, दिख रहा है? सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है यहां, तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया a बाई 2। क्या y कोऑर्डिनेट इसका y1 या y2? y1, फील आ रहा है ना? y कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, यानी कि y1 के बराबर। y1 कितना है? 2a बाई 3। और z कोऑर्डिनेट कुछ होगा क्या? नहीं, तो चाहो तो उसको 0 लिख दो, चाहो तो उसको मत लिखो, 2 डायमेंशनल प्लेन में था। बात समझ में आई या कोमा में चले गए? आ गई ना? वो अकेले बैठी है, तुम्हारी पार्टनर नहीं आई तुम्हारे साथ जो कहानी सुनाती थी? नहीं, ये नहीं है क्या? एक तो मास्क लगा के बैठा रहता है, पता ही नहीं लगता अंदर कौन है। गेस करना पड़ता है, अच्छा ये वही होगा। नेक्स्ट, चलो कहानी कुछ ऐसा है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, हालांकि कुछ खास नहीं कर पाओगे तुम। ये 2 kg है और एक दूसरा मास पार्टिकल है 4 kg का, 4 kg का, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों 6 मीटर्स। इनका सेपरेशन है 6 मीटर का। कुछ इस तरह से कहानी है। ये इनिशियल पोजीशन है, देख लो, डायग्राम बना लो। अब नीचे लिखो आगे सवाल क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 kg मास, अच्छा ये हो गया सबका, छूट तो नहीं रहा है किसी का? हाँ हाँ बोलो। अरे इन दोनों के बदले हम ए ने एक मास मान लिया बच्चे, इसके सेंटर ऑफ मास पे, यानी कि पूरे बॉडी का मास हमने यानी कि इस दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहां है, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इनके बदले m और m के बदले एक 2m यहां पे रखा हुआ है। ऐसा है नहीं, दिया नहीं हुआ है, मैंने ऐसा माना है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, समझ रहे हो? तो सिमेट्रिकल है तो हमने उसका फायदा उठा लिया कि m के बदले में हमने बीच में एक सेंटर ऑफ मास पे 2m रख दिया एक, ठीक है? नहीं तो तुम लगाओ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, वहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखते जाना। लिखो इफ 2 kg मास, आगे लिखना है उसमें, इफ 2 kg मास इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, if 2 kg mass is displaced by 1 meter towards left, then by what distance 4 kg should move, by what distance 4 kg mass should move, by what distance 4 kg mass should move so that center of mass does not change, so that center of mass does not change, by what distance 4 kg mass should move so that center of mass does not change, या फिर position of center of mass is remains unchanged, ऐसे भी हो सकता है। सवाल समझ में आया?
अभी ऐसे रखा हुआ है, कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, कहां पे होगा पता नहीं, वो निकाल लेंगे हम। अब उसने बोला कि इसको हमने कितना मीटर से डिस्प्लेस कर दिया, 1 मीटर से लेफ्ट डायरेक्शन में, ये मास यहां पे आ गया 1 मीटर से, ठीक। तो बताओ कि इसको किधर मूव किया जाए और कितना मूव किया जाए, सो दैट अगर सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे कहीं था तो ये अभी भी यहीं पे रहे। सवाल समझ में आया? बताओ, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, पहला काम, इनिशियल पोजीशन में। या फिर निकालने का जरूरत भी नहीं है। कितना बच्चे? 3 मीटर ना। अबे वो भारी है, ये वाला भारी है ना, ये हल्का है, ये 0.5 मीटर, ये सही है सर। अच्छा ये तो बता दो, इसको लेफ्ट मूव करना होगा या राइट मूव करना होगा? ये तो फील आ रहा होगा, लेफ्ट मूव करना होगा। सेंटर ऑफ मास को यहीं रहना है। अरे बैलेंस सोचो ना, बैलेंस। ये अगर इधर आ गया तो बैलेंस करने के लिए इसको इधर आएगा तो उलट जाएगा कहानी, सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। किधर जाना चाहेगा? ये राइट जाना चाहेगा। फील कर रहे हो? तो मान लिया हमने कि यहां से कितना डिस्टेंस ये मूव कर रहा है, कुछ एक्स ले लो, कितना ले लेते हैं? एक्स। मान लो कि इधर आ गया ये। अच्छा इनिशियल पोजीशन में मान लो कि ये x1 था, सेंटर ऑफ मास यहां से, और ये कितना था? x2 था। ठीक है बात? क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए? चलो इनिशियल पोजीशन में क्या मैं बोल दूं m1 x1 इक्वल टू m2 x2? इनिशियली m1 कितना है? 2, x1 कितना है? x1 ही है सर। m2 कितना है? 4, और x2 तो सर x2 है। इक्वेशन नंबर 1, 2x1 इक्वल टू 4x2। अब क्या होगा? क्या सेंटर ऑफ मास पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब मान लो कि यहां से इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कुछ y1 मान लेता हूं। ये वाला मास यहां जब आ गया तो इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? y1, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना मान लेता हूं? y2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे है। तो अभी नया जहां पे आया वहां से डिस्टेंस y1 मान लिया सेंटर ऑफ मास का, और ये जहां गया वहां से क्या मान लिया? y2 मान लिया। तो क्या मैं दोबारा कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं m1 y1 इक्वल टू m2 y2? फाइनल पोजीशन में क्या m1 y1 इक्वल टू m2 y2 लिखने में कोई बुराई है? नहीं है ना। अच्छा बताओ, अरे बोर्ड पे देखो सब, छापो मत। m1 कितना है? 2 ही है, मास तो नहीं बदला है। तो 2 y1, बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया? x1 प्लस 1, दिख रहा है सबको? x1 प्लस 1 इक्वल टू m2 कितना था? 4, y2 कितना हो गया? x2 प्लस x, सही बात। चलिए तो जरा देखो, जरा ये हो गया सर 2x1 प्लस 2 इक्वल टू 4x2 प्लस 4x। क्या 2x1 के जगह पे 4x2 रख सकता हूं? तो यहां पे रख दिया मैंने 4x2 प्लस 2 इक्वल टू 4x2 प्लस 4x। 4x2 ने 4x2 को मार दिया, तो 4x इक्वल टू 2, x कितना दिख रहा है? 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। यानी कि जो 4 kg का मास है, अगर वो 0.5 मीटर से राइट की तरफ मूव कर जाए तो सेंटर ऑफ मास जहां पहले था बाद में भी वहीं पे रहेगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना, नहीं तो मैं अब सवाल और अच्छे अच्छे उठाऊंगा अब धीरे धीरे। और हम मैकेनिक्स में हैं तो यकीन मानो मैकेनिक्स में कुछ ज़्यादा ही गहराई में लेके जाने वाला हूं मैं।
क्या भाई कंफ्यूज दिख रहे तुम? तो उधर बैठता क्यों है, यहाँ बैठा कर सामने ऐसे। इतना भी छोटा हाइट नहीं है तेरा भाई, और कौन सा मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ दीवार पे। वहां बैठ जाया कर, लड़की के साथ बैठने से डर लगता है? तेरा डर जायज है, चल देख। पहले इन दोनों बॉल को देखो, 2 kg 4 kg को। सेंटर ऑफ मास से एक का डिस्टेंस x1 माना है और दूसरे का डिस्टेंस मैंने x2 माना है, तो मैं लिख सकता था m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो पहला इक्वेशन तो वो लिखा है मैंने। अब कहानी में क्या हुआ, ये वाला मास इधर मूव कर गया 1 मीटर से, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमको बताना था कि ये कितना मूव करे कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे जहां पहले था। तो मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास कितना, ये वाला मास कितना मूव किया, x। अब सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, इस डिस्टेंस को y1 मान लिया नया डिस्टेंस, और इसको मैंने मान लिया y2। तो क्या मैं फिर से लगा सकता हूं m1 y1 इक्वल टू m2 y2? लगा सकता हूं। तो बस y1 का वैल्यू लिखा है, ये पहले x1 था प्लस 1 और y2 का वैल्यू हो गया x2 प्लस x। बस दोनों को सॉल्व किया। चलिए अगला सवाल। फिर से 2 kg 4 kg, यही सवाल फिर से लेता हूं थोड़ा सा चेंज करके। 2 kg 4 kg और इनके बीच का डिस्टेंस वही, कुछ ले लूं क्या? चलो ले लेते हैं 6 मीटर का तो वैसे जरूरत ही नहीं पड़ा, फिर भी कहानी में क्या है इस बार। लिखो, सवाल लिखो। लिखो, इफ 2 kg mass 2 kg mass is displaced by 2 meter towards left, 2 kg mass is displaced by 2 meter towards left, then by what distance 4 kg mass should move, by what distance 4 kg mass should move such that center of mass is shifted by 0.5 meter towards right, such that center of mass is shifted by 0.5 meter towards right. By what distance 4 kg mass should move such that center of mass is shifted by 0.5 meter towards right. सवाल समझ में आया? बताओ। करना तो वही है जो हमने किया था। छोटे वाले को 2 मीटर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ, तो बोला कि बड़ा वाला किधर शिफ्ट करे और कितना शिफ्ट करे, सच दैट सेंटर ऑफ मास जो पहले था अभी वहां से 0.5 मीटर राइट शिफ्ट हो गया। ये वाला मास इधर आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ी रहना चाहेगा, ये भी तो चाहेगा कि हम भी थोड़ा शिफ्ट कर दें, लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं सर हम यहीं रहेंगे, तो बैलेंस करने के लिए इसको थोड़ा सा तो खिसकना पड़ेगा ना इधर। समझ में आया काम में? वही बोला।
पीटना छोड़ दिया मैंने, कोरोना में बहुत पीटता था। ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट ही घूमते फटा सही बताने वाले को 5 रुपए या 10 रुपए। 10 रुपए से क्या होगा? गलत बताने वाले से 10 रुपए लिया जाएगा। छोटा सा मैथमेटिक्स है, छोटा सा टीनी सा, इतना मैथ तो लगा ही सकते हो। डिस्टेंस ही तो देखना है, 2 बार लगाना है, m1 x1 इक्वल टू m2 x2 बस। हो गया दूसरा फॉर्म। अरे ये 0.5 शिफ्ट नहीं हुआ है मेरी माँ, सवाल तो पढ़ो एक बार। तूने इसी को शिफ्ट कर दिया तो पूछा क्या है मैंने फिर? By what distance 4 kg should move? ये तो निकालना था, ये कितने से मूव किया तूने, पहले 0.5 मीटर से मूव करा दिया। ये x मान, हाँ सेंटर ऑफ मास जहां था वो 0.5 मीटर शिफ्ट हुआ है। बिना सवाल पढ़े तुम लग गए रेस में, वाह ये सही है। तुम पूछो कुछ अब निकालेंगे वही जो हमें आता है। इसलिए बोलता हूँ मुर्गा मछली खाया करो, मतलब नमक तेल भात से यही होता है, दिमाग काम नहीं करता। चलो देखो, ध्यान दो, बोर्ड पे देखो सब लोग। इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं मान ले, कितना 7/4 मीटर। बहुत बढ़िया बच्चे, कौन बोला? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 रुपए तुमको मिलेगा। यहां सेंटर ऑफ मास मान लिया हमने, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना बच्चों, x1, और इसको मान लेते हैं x2। ओके, तो पहला इक्वेशन सर m1 x1 इक्वल टू m2 x2। m1 कितना है 2, 2x1 इक्वल टू 4x2। ये तो सबका आ गया है। चलिए अब हुआ क्या कहानी में, ये मूव किया किधर, लेफ्ट की तरफ, कितना 2 मीटर। ये मान लो इधर आ गया भाई, 2 मीटर से इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक। ओके सर, तो क्या इसको भी कहीं मूव करना होगा? अच्छा, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास किधर गया, 0.5 मीटर से राइट, यहां कहीं आ गया सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हो? ये कितना दिया हुआ है 0.5, ये दिया हुआ सेंटर ऑफ मास नया वाला जो है अपना 20 लाइन पे आ गया। हाँ हाँ, टुवर्ड्स राइट, निगेटिव आया ना रिजल्ट। कहीं भी मान लो रिजल्ट अगर निगेटिव आ जाए, जैसे x का वैल्यू आ गया -7/4, अब निगेटिव में डिस्टेंस तो होता नहीं है, तो समझ जाओ कि तुमने जो माना है वो गलत है, ठीक है। तो मैं वैसे मान के चल रहा हूं कि ये राइट जा रहा है, मैंने मान लिया कि यहां से कितना डिस्टेंस गया, ये x डिस्टेंस राइट की तरफ चला गया ये, ठीक है। अरे देखो सब बोर्ड पे, वरना अभी कोमा में जाने वाले हो तुम। अब नया सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पे है ये, और इसका डिस्टेंस यहां से मान लेता हूं मैं y1, यहां से इस मास का डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास से, और यहां से ये कितना मान लेता हूं y2। तो क्या नया जो इक्वेशन बनेगा फाइनल इक्वेशन, वो बनना चाहिए m1 y1 इक्वल टू m2 y2। अब बोर्ड पे देखो सब, बस एक ही लाइन था जिसमें दिमाग लगाना था। m1 का वैल्यू था 2, y1 ये डिस्टेंस बता दो बस। x1 प्लस 0.5 प्लस, सबको दिख रहा है, x1 प्लस 0.5 प्लस 2, ये आ गया सर, इक्वल टू m2। m2 का वैल्यू था सर 4, y2, चलो ये डिस्टेंस बताओ। यहां से था यहां तक x2 था, x2, तो ये वाला कितना हुआ, क्या x2 माइनस 0.5, ये वाला x2 माइनस 0.5 और प्लस कितना x, सबको दिखा, x2 माइनस 0.5 प्लस x, ये वाला y2 डिस्टेंस। खत्म कहानी, सॉल्व करो, आंसर आ गया। यही करना था बस।
मैंने बोला था ना 3 ही सा मैथमेटिक्स है, छोटा सा, डिस्टेंस का खाली देखना था। बहुत लोग तो इसी में स्वाहा हो गए। तो ये हो गया भाई 2x1 प्लस 0.5 इंटू 2 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, इधर आ गया 4x2 माइनस 4 इंटू 0.5 2 हो गया, प्लस 4x। अच्छा, क्या 2x1 4x2? 2x1 की जगह 4x2, तो 4x2 प्लस 5 इक्वल टू 4x2 माइनस 2 प्लस 4x। 4x2 ने 4x2 को मारा, तो 4x का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू कितना? 7/4 मीटर टुवर्ड्स राइट। समझ में आई बात? माइनस आता तो सब, माइनस आता तो हमने जो राइट माना है वो गलत माना है हमने। हमें किधर लेके जाना है? लेफ्ट लेके जाना है। तो गलती करो, लेकिन बाद में पता होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट गलत आया कि नहीं आया। डिस्टेंस निगेटिव तो आ नहीं सकता है, मतलब तुमने जम्पशन लिया, जो तुमने माना है वो गलत है, उल्टा कर दो उसका। ऐसा तो मैथमेटिक्स में हम करते ही रहते हैं, नहीं करते हैं? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, निगेटिव आ जाए तो हम मान लेते हैं कि डिवीजन कैसा था? एक्सटर्नल था। Find coordinate of center of mass. सवाल बोर्ड पे है, 2 मास है, एक 2 kg का ओरिजिन पे रखा है, एक 4 kg का मास है, और उनका लाइन ज्वाइनिंग जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। डायग्राम में सब कुछ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, 5 मीटर का है ये उनके बीच का सेपरेशन जो है वो 5 मीटर का है। चलो बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ओए माते, सॉल्व करो। कहानी सुना रही है उसको। एक्सियम 2 मीटर और वाईसीएम 0 कैसे होगा भाई? सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन पे लाई करेगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा। आज तुम लोग पहले x1 x2 निकाल लो यार। चलो, कोऑर्डिनेट निकाल के भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास निकालने के। इसका कोऑर्डिनेट पता है? इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? अरे 5 cos थीटा 5 sin थीटा कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका। कोऑर्डिनेट वाले से निकाल सकते हो। क्या क्या? 8/3 i कैप प्लस 1/3 1/2 j कैप, ऐसा रहेगा? तू कहाँ कोमा में बैठा हुआ है? हाँ, अच्छा अभी निकला ही नहीं है। हाँ जी, चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो तुम, या फिर एक काम करो, मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सुनो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2। y कोऑर्डिनेट 2, इसका 1/2 आया था y कोऑर्डिनेट। चलो, हमें तो पता है भाई m1, y कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 निकालने से काम चल जाएगा क्या? x2 का जरूरत है?
मुझे नहीं लगता जरूरत है x2 का। चलो x1 कितना आता था, फॉर्मूला याद करो एक बार, m2d डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना है 4, डिस्टेंस कितना है इसका 5 दोनों के बीच का, तो m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना हो गया 2 प्लस 4 यानी कि 20 डिवाइड बाई 6 यानी कि कितना 10 बाई 3। ये डिस्टेंस मिल गया, अरे ये मिल गया 10 बाई 3। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या ये वाला जो डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट, ये क्या 10 बाई 3 cos 37 और ये कितना 10 बाई 3 sin 37। अरे ये 10 बाई 3 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया इस पॉइंट का 10 बाई 3 cos 37 और ये कितना हो गया 10 बाई 3 sin 37। अब cos 37 sin 37 का वैल्यू बता दो। 10 बाई 3 cos 37 कितना होता है 4 बाई 5, 5 से गया 2, क्या 8 बाई 3 आ गया, और 10 बाई 3 sin 37 3 बाई 5, 3 बाई 5 तो कितना आ गया 2 आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया भैया 8 बाई 3 2। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम चाहते तो डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते, पहले निकाल सकते थे ना। 5 cos 37, cos 37 कितना होता था 4 बाई 5, तो 5 इंटू 4 बाई 5 कितना 4, और फिर 5 sin 37 5 इंटू 3 बाई 5 कितना 3, इसका कोऑर्डिनेट आ जाता 4 3, तो ये हो गया 0 0, यहां से नहीं निकाल सकते थे m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता, z कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं। सही है बात। एक और ये क्यूब है, क्यूब एज लेंथ इसका है a, एज लेंथ दिया हुआ है a। अब इसके कॉर्नर्स पे कुछ मासेस रखे हुए हैं, कितने कितने हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे है 2m, यहाँ पे है 2m, यहाँ पे है 2m और यहाँ पे है 2m, और बाकी चारों पे m m m m, इधर m, इधर m, इधर m और ओरिजिन पे भी m। ये सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो सबका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, वैसे तो हर कॉर्नर का लिख सकते हैं ना, बट कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे तो m1 x1 m2 x2 6 बार लिखना पड़ेगा, 6 मासेस है यहाँ पे, तो लंबा चौड़ा कहानी है। तो कुछ और दिमाग लगाओ। हाँ मान लो ना, सिमेट्रिकल वाला मान के कर लो, है ना। ये देखो ये दो फेस ऐसे मान लो, एक ये फेस और एक पीछे वाला। पीछे वाला जो है उस पे चारों पे m m m है, क्या है उस पे ये, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m और यहाँ पे m, और ये जो आगे वाला फेस है इस पे क्या है 2m 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 2m। पहले इनका निकाल लो तुम, छोड़ो दुनियादारी, इनका अलग अलग निकाल लेते हैं। चलो
mm, ये mm के जगह पे 2m ले लूं बीच में, और इस mm के लिए बीच में 2m, और ये 2m क्या बीच में 4m ले लूं, 4m। तो ये जो पीछे वाला फेस था, पीछे वाला फेस, क्या उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता, बीच में होता, पक्का, ओके। अब ये जो आगे वाला फेस है, फिर से वही कहानी, 2m के लिए 4m, और इस 2m के लिए 4m, बीच में सिमेट्रिकल है, और 4m के लिए बीच में 8m। अब तुम्हारी निगाहें दो चीजों पे होनी चाहिए, एक 4m पे और दूसरा 8m पे। तुम ऐसे सोचो, ये यहां पे क्यूब का एक फेस था और एक फेस यहां पे था, ये तो ये वाला फेस का जो सेंटर ऑफ मास आया वो आया 8m। मान लो इस एंड पे 8m रखा हुआ है, और इस वाले फेस का जो सेंटर ऑफ मास आया वो कितना आया, 4m। तो यहाँ 8m है, यहाँ 4m है। अब तुम इनका निकाल लो पहले। चलो इसको मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पे है 4m और यहाँ पे क्या है 8m। इसका सेंटर ऑफ मास बोलो कितना आएगा, 4m से निकाल लो। ये डिस्टेंस कहां से निकालो, 4m वाले से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकाल लो तुम। अगर इसको मैं x2 बोल दूं और इसको मैं x1 बोल दूं तो क्या मैं लिख सकता था, x2 का वैल्यू क्या लिखता मैं, x2 का वैल्यू क्या m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सब लोग बोर्ड पे देखो, उड़ोगे अभी। m1 कितना 8m इंटू d, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, अच्छा 4m 8m, ये क्यूब का फेस ये क्यूब का फेस, दोनों के बीच का गैप कितना होता, a होता। फील आ रहा है, तो ये डिस्टेंस a है यहां से यहां तक, तो यहां पे आ गया a डिवाइडेड बाई 4m प्लस 8m, यानी कि ऊपर आ गया 8ma और नीचे आ गया 12m। m ने m को मारा, 4 से गया 2, 4 से गया 3, क्या 2a/3 आ गया। कौन से वाले फेस से, इस वाले फेस से। इस वाले फेस से कितने डिस्टेंस पे, 2a/3 पे। अब जरा कोऑर्डिनेट बताओ सेंटर ऑफ मास का, आंसर आ चुका है। हाँ जी, मैं खाली पीछे वाला फेस बना रहा हूं। कौन सा फेस बना रहा हूं मैं, पीछे वाला फेस, आगे वाला फेस मैंने नहीं बनाया, ठीक है। हमने पीछे वाले फेस से डिस्टेंस निकाल लिया है, ये वाला डिस्टेंस कितना आया है 2a/3। अब चलो बताओ, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, यहां पे कहीं है, ठीक है ना, यहां पे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता, क्या a/2, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, यहां पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना a/2, वाई कोऑर्डिनेट कितना, क्या ये भी a/2। अरे सब कुछ सिमेट्रिकल है कहानी, फील करो। ये आगे वाला फेस, आगे वाला फेस, ये ठीक है। तो इसका तो बीच में आया था ना, बीच में आया था एकदम बीच में, तो इधर से भी a/2, नीचे से भी a/2, इसका भी बीच में आया था, इधर से भी a/2, इधर से भी a/2। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया, लेकिन इस वाले फेस और यहां पे एक फेस था, ठीक है ना, तो इस वाले फेस से हमने डिस्टेंस निकाला था, कितना निकल के आया था सेंटर ऑफ मास का 2a/, यानी कि यहां से 2a/3 इधर। तो ये z कोऑर्डिनेट जो तुमको ऐसे दिख रहा है, बेसिकली z कोऑर्डिनेट ऐसे है। तो x कोऑर्डिनेट हो गया a/2, y कोऑर्डिनेट हो गया a/2 और z कोऑर्डिनेट इधर कितना 2a/3। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा a/2 एंड 2a/3। 3D पिक्चर समझ में आया थोड़ा बहुत। कोमा में है ना, आ गया। ऐसे रूम में भी फील कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। देखो वो ओरिजिन है, वो कॉर्नर क्या है, ओरिजिन है। ये हो गया पीछे वाला फेस, और ये जो दीवार मान लो कैसे है, ये वाला दीवार बीच से, ठीक है, ये हो गया आगे वाला फेस, और वो ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस, वो वाला लाइन हो गया वाई एक्सिस, और वो हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये वाले फेस का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, याद करो एम 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 एम, क्या बीच में मिला 4m। तो बताओ इस 4m का कोऑर्डिनेट अगर मैं तुमसे पूछता इस वाले सेंटर ऑफ मास का, तो क्या बोलते, वहां से ये पूरा a था, तो वहां से a/2 और नीचे से भी कितना a/2। तो इसका अगर x और y कोऑर्डिनेट पूछता तो क्या a/2 और a/2 होता, हो गया, यहां पे निकल गया a/2 पे पहले फेस का। और दूसरे फेस का सिमिलरली हमने बीच में निकाला 8m, निकाला था 8m। वो 8m क्या वहां से a/2 होता, और नीचे से भी कितना
a/2, यानी कि इसके जस्ट सीधा है, वो वहां बीच में कहीं है, यहाँ 4m है और वहां पे क्या है 8m है। और हमने इनके बीच का जो सेंटर ऑफ मास निकाला वो हमने यहां से निकाला कितना डिस्टेंस पे, 2a/3 पे। ये सेंटर ऑफ मास है इस फेस से कितना, 2a/3। तो जरा इसका कोऑर्डिनेट बताओ, x एक्सिस की तरफ a/2, y एक्सिस की तरफ a/2 और z एक्सिस की तरफ 2a/3। फील आया? तो इसी के साथ आज का क्लास ओवर, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिंग आएगा, डिस्क आएगा, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बहुत सारी चीजें आते रहेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करते चलेंगे। हाँ हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? कौन सा है बच्चे? ये वाला, ये वाला, ये वाला फेस है बच्चे, ये जो आगे दिख रहा है तुझे, ये वाला 2m 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 वाला। हाँ ये वाला फेस यहाँ पे उठा के रखा है मैंने। 2m 2m के लिए बीच में ले लिया 4m, मिडिल में सिमेट्रिकल था। ये 2m 2m के लिए बीच में ले लिया 4m, ठीक है, सिमेट्रिकल था। अब ये 4m और 4m के लिए बीच में सिमेट्रिकल एक ले लिया हमने 8m, ठीक है। तो इस वाले फेस का बीच में मिला 8m और पीछे वाले फेस का बीच में मिला 4m। तो 4m 8m, 4m 8m, इनके बीच में सेंटर ऑफ मास हमने निकाला और उसका 4m से डिस्टेंस हमने देखा कितना निकल के आया, 2a/3। यानी कि पीछे वाला जो फेस था, ये वाला फेस, यहां से 2a/3 इधर की तरफ, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है और यहां ओरिजिन था बच्चे, यहां पे इस वाले पॉइंट पे। तो x कोऑर्डिनेट a/2, फील कर, ये पूरा ये था a/2 2a/3, दिखा a/2 2a/3। अरे दिखाई दिया कि नहीं? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास पढ़ते रहो। अब तो हम लोग अगले साल मिलेंगे वैसे भी। सो हैप्पी न्यू ईयर सबको। पुराने साल में जितने पाप किया उनको दोहराना मत, कुछ पुण्य का काम करना जीवन में, ठीक है। नया साल सबके लिए बढ़िया रहे, ठीक है। चलो मिलते हैं।